वीडियो गेम में शानदार ग्राफिक्स होते हैं जो आपको अविश्वसनीय रूप से विस्तृत शहरों, दिल दहला देने वाले युद्ध क्षेत्रों, जादुई दुनिया और लुभावने वातावरण में ले जा सकते हैं। हालांकि यह रेड डेड रिडेम्पशन 2 के किसी पुराने पश्चिमी रेलवे स्टेशन और लोकोमोटिव जैसा लग सकता है, यह वास्तव में 2.1 मिलियन शीर्षों से बना है, जिन्हें 3.5 मिलियन त्रिकोणों में संयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न सतहों को 976 रंग और बनावट दी गई हैं, और इन सभी में एक आभासी सूर्य नीचे के दृश्य को रोशन कर रहा है। लेकिन शायद सबसे प्रभावशाली तथ्य यह है कि ये शीर्ष, बनावट और रोशनियां पूरी तरह से 1 और 0 से बनी हैं, जो आपके कंप्यूटर के ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो गेम कंसोल के अंदर लगातार प्रोसेस हो रही हैं। तो फिर आपका कंप्यूटर अरबों 1 और 0 को कैसे लेता है और उसे यथार्थवादी 3D ग्राफिक्स में बदल देता है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। वीडियो गेम ग्राफिक्स रेंडरिंग पाइपलाइन में 3 प्रमुख चरण होते हैं: वर्टेक्स शेडिंग, रास्टराइजेशन और फ्रैगमेंट शेडिंग। हालांकि कई आधुनिक वीडियो गेम्स में अतिरिक्त चरणों का उपयोग किया जाता है। ये 3 मुख्य चरण दशकों से हजारों वीडियो गेम्स में कंप्यूटर और कंसोल दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, और आज भी आपके द्वारा खेले जाने वाले लगभग हर गेम के लिए वीडियो गेम ग्राफिक्स एल्गोरिथम की रीढ़ हैं। आइए पहले चरण से शुरू करते हैं, जिसे वर्टेक्स शेडिंग कहा जाता है। इस चरण का मूल विचार 3D स्थान में सभी वस्तुओं की ज्यामिति और जाल को लेना है, और कैमरे के दृश्य क्षेत्र का उपयोग करके यह गणना करना है कि प्रत्येक वस्तु 2D विंडो में कहाँ आती है, जिसे व्यू स्क्रीन कहा जाता है, जो डिस्प्ले पर भेजी जाने वाली 2D छवि है। इस रेलवे स्टेशन के दृश्य में 1100 अलग अलग मॉडल हैं, और कैमरे का दृश्य क्षेत्र खिलाड़ी को दिखाई देने वाली चीजों को अलग करता है, जिससे रेंडर की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 600 तक कम हो जाती है। आइए एक उदाहरण के रूप में लोकोमोटिव पर ध्यान केंद्रित करें। हालांकि इस इंजन की सतहें गोल और कुछ इसे वास्तव में 7,62,000 समतल त्रिभुजों से बनाया गया है, जिसमें 3,82,000 शीर्षों का उपयोग किया गया है, और त्रिभुजों की सतहों पर 9 अलग अलग सामग्रियों या रंगों का प्रयोग किया गया है। वैचारिक रूप से पूरी ट्रेन को एक टुकड़े के रूप में व्यू स्क्रीन पर ले जाया जाता है, लेकिन वास्तव में ट्रेन के लाखों शीर्षों में से प्रत्येक को एक एक करके ले जाया जाता है। तो आइए एक शीर्ष पर ध्यान केंद्रित करें। एक शीर्ष और विस्तार से त्रिभुजों को 3D दुनिया से 2D व्यू स्क्रीन पर ले जाने की प्रक्रिया 3 रूपांतरणों का उपयोग करके की जाती है। सबसे पहले एक शीर्ष को मॉडल स्थान से विश्व स्थान पर ले जाना, फिर विश्व स्थान से कैमरा स्थान पर, और अंत में परिप्रेक्ष्य दृश्य क्षेत्र से दृश्य स्क्रीन पर ले जाना। इस परिवर्तन को करने के लिए हम मॉडलिंग स्थान में उस शीर्ष के X, Y और Z निर्देशांकों का उपयोग करते हैं, फिर विश्व स्थान में मॉडल की स्थिति, पैमाना और घूर्णन, और अंत में कैमरे और उसके दृश्य क्षेत्र के निर्देशांक और घूर्णन। हम इन सभी संख्याओं को अलग अलग परिवर्तन मैट्रिसेस में डालते हैं और उन्हें एक साथ गुणा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दृश्य स्क्रीन पर शीर्ष के X और Y मान प्राप्त होते हैं, साथ ही एक Z मान या गहराई, जिसका उपयोग हम बाद में ऑब्जेक्ट ब्लॉकिंग निर्धारित करने के लिए करेंगे। ट्रेन के 3 शीर्षों को समान मैट्रिक्स गणित का उपयोग करके रूपांतरित करने के बाद हमें दृश्य स्क्रीन पर एक एकल त्रिभुज मिलता है। फिर ट्रेन के शेष 3,82,000 शीर्ष और कैमरे के दृश्य क्षेत्र में सभी 600 वस्तुओं के 2.1 मिलियन शीर्ष परिवर्तनों के एक समान सेट से गुजरते हैं, जिससे सभी 3.5 मिलियन त्रिभुज 2D दृश्य स्क्रीन पर चले जाते हैं। यह मैट्रिक्स गणित की एक अविश्वसनीय मात्रा है, लेकिन GPU और ग्राफिक्स कार्ड और वीडियो गेम कंसोल को त्रिभुज जाल रेंडरिंग राक्षसों के रूप में डिजाइन किया गया है, और इस प्रकार हर कुछ मिलीसेकंड में लाखों त्रिभुजों को संभालने के लिए दशकों में विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए इस GPU में लगभग 10,000 कोर हैं, जो प्रति सेकंड 32 गुणन और जोड़ के 35 ट्रिलियन ऑपरेशन तक कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
और प्रत्येक कोर के बीच वर्टेक्स निर्देशांक और परिवर्तन डेटा वितरित करके जीपीयू आसानी से दृश्य को रेंडर कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति सेकंड 120 या अधिक फ्रेम प्राप्त होते हैं। अब जबकि हमने सभी शीर्षों को 2D समतल पर स्थानांतरित कर दिया है, अगला चरण एक त्रिभुज के 3 शीर्षों का उपयोग करना है और यह पता लगाना है कि आपके डिस्प्ले पर कौन से विशिष्ट पिक्सेल उस त्रिभुज द्वारा कवर किए गए हैं। इस प्रक्रिया को रास्टराइजेशन कहा जाता है। एक 4K मॉनिटर या टीवी का रिजोल्यूशन 3840x2160 है। 8.3 मिलियन पिक्सेल प्राप्त होते हैं। दृश्य स्क्रीन पर किसी दिए गए त्रिभुज के शीर्षों के x और y निर्देशांकों का उपयोग करके आपका जीपीयू गणना करता है कि यह इस विशाल ग्रिड में कहां आता है और कौन से पिक्सेल उस विशेष त्रिभुज द्वारा कवर किए गए हैं। इसके बाद उन पिक्सेल को उस त्रिभुज को निर्दिष्ट बनावट या रंग का उपयोग करके छायांकित किया जाता है। इस प्रकार रास्टराइजेशन के साथ हम त्रिभुजों को टुकड़ों में बदल देते हैं, जो पिक्सेल के समूह होते हैं जो एक ही त्रिभुज से आते हैं और एक ही बनावट या रंग साझा करते हैं। फिर हम अगले त्रिभुज पर जाते हैं और उसके द्वारा ढके पिक्सेल को छायांकित करते हैं और दृश्य स्क्रीन पर पहले से स्थानांतरित किए गए 35 लाख त्रिभुजों में से प्रत्येक के लिए ऐसा करना जारी रखते हैं। प्रत्येक त्रिभुज के लाल, नीले और हरे रंग के मानों को उपयुक्त पिक्सेल पर लागू करके फ्रेम बफर में 4K छवि बनती है और डिस्प्ले पर भेजी जाती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि हम उन त्रिभुजों को कैसे ध्यान में रखते हैं जो अन्य त्रिभुजों को ओवरलैप या ब्लॉक करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रेन रेलवे स्टेशन के अधिकांश हिस्से के दृश्य को अवरुद्ध कर रही है। इसके अतिरिक्त ट्रेन के पीछे की ओर लाखों त्रिभुज हैं जो रेंडरिंग पाइपलाइन के माध्यम से भेजे जाते हैं। इसे बफर या डेप्थ बफर का उपयोग करके हल किया जाता है। बफर 8.3 मिलियन पिक्सेल में से प्रत्येक में एक अतिरिक्त मान जोड़ता है जो कैमरे से प्रत्येक पिक्सेल की दूरी या गहराई के अनुरूप होता है। पिछले चरण में जब हमने शीर्ष परिवर्तन किए थे तो हमें x और y निर्देशांक प्राप्त हुए थे, लेकिन फिर एक मान भी प्राप्त हुआ जो रूपांतरित शीर्ष से कैमरे की दूरी के अनुरूप होता है। जब किसी त्रिभुज को रेखा पुंजित किया जाता है तो वह पिक्सेल के एक समूह को आवृत करता है और त्रिभुज के मान या गहराई की तुलना बफर में संग्रहित मानों से की जाती है। यदि त्रिभुज के गहराई मान बफर में दिए गए मानों से कम हैं, जिसका अर्थ है कि त्रिभुज कैमरे के अधिक निकट है, तो हम त्रिभुज के रंग का उपयोग करके उन पिक्सेलों को रंग देते हैं और उस त्रिभुज के मानों का उपयोग करके बफर के मानों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। हालांकि मान लीजिए कि एक दूसरा त्रिभुज मानों के साथ आता है जो बफर में दिए गए मानों से अधिक हैं, जिसका अर्थ है कि त्रिभुज अधिक दूर है। हम इसे हटा देते हैं और उस त्रिभुज 8:01 के पिक्सेल रख लेते हैं जिसे पहले कम मानों से रंगा गया था। इस विधि का उपयोग करने पर स्क्रीन पर केवल कैमरे के सबसे निकट के त्रिभुज ही प्रदर्शित होंगे जिनका मान सबसे कम होगा। वैसे यहाँ Z या D वाला रंग नजदीक है और सफेद रंग दूर है। ध्यान दें कि चूंकि ये त्रिभुज 3D स्पेस में हैं, इनके शीर्षों के अक्सर 3 अलग अलग मान होते हैं और इस प्रकार त्रिभुज के प्रत्येक पिक्सेल के मान की गणना शीर्ष निर्देशांकों का उपयोग करके की जानी चाहिए। इससे प्रतिच्छेद करने वाले त्रिभुज अपने प्रतिच्छेद बिंदुओं को पिक्सेल दर पिक्सेल सही ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। इन पिक्सेल्स में रास्टराइजेशन के साथ एक समस्या यह है कि यदि त्रिभुज किसी कोण पर काटता है और पिक्सेल के केंद्र से होकर गुजरता है तो पूरा पिक्सेल उस त्रिभुज के रंग से रंग जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दांतेदार और सेंसर सुपर सैंपलिंग एंटी-अलियासिंग नामक एक तकनीक का उपयोग करते हैं। SSA के साथ एक पिक्सेल में 16 सैंपलिंग बिंदु वितरित होते हैं और जब एक त्रिभुज किसी पिक्सेल को काटता है तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि त्रिभुज 16 सैंपलिंग बिंदुओं में से कितने को कवर करता है। रंग का एक संगत आंशिक शेड पिक्सेल पर लागू होता है, जिसके परिणामस्वरूप छवि में किनारे फीके पड़ जाते हैं और पिक्सेलीकरण काफी कम दिखाई देता है। एक बात याद रखें कि जब आप वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो
तो आपके पात्र का कैमरा दृश्य साथ ही दृश्य में मौजूद वस्तुएं लगातार घूम रही होती हैं। परिणामस्वरूप वर्टेक्स शेडिंग, रास्टराइजेशन और फ्रैगमेंट शेडिंग की प्रक्रिया और गणनाएं हर एक फ्रेम में हर 8.3 मिलीसेकंड में एक बार 120 फ्रेम प्रति सेकंड पर चलने वाले गेम के लिए पुनर्गणित की जाती हैं। चलिए अगले चरण पर चलते हैं, जो कि फ्रैगमेंट शेडिंग है। अब चूंकि हमारे पास प्रत्येक त्रिभुज के अनुरूप पिक्सेल का एक समूह है, पिक्सेल को रंगने के लिए केवल संख्या के अनुसार रंग करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दृश्य को यथार्थवादी बनाने के लिए हमें प्रकाश या प्रदीप्ति की दिशा और तीव्रता, कैमरे की स्थिति, परावर्तन और अन्य वस्तुओं द्वारा डाली गई छाया को ध्यान में रखना होगा। इसलिए दृश्य को यथार्थवादी बनाने के लिए प्रत्येक पिक्सेल में सटीक प्रदीप्ति के साथ छायांकन करने के लिए फ्रैगमेंट शेडिंग का उपयोग किया जाता है। याद दिला दें कि फ्रैगमेंट एक एकल रास्टराइज्ड त्रिभुज से बने पिक्सेल के समूह होते हैं। आइए फ्रैगमेंट शेडर को क्रिया में देखें। यह ट्रेन इंजन मुख्यतः काली धातु से बना है और यदि हम इसके प्रत्येक पिक्सेल अंश पर एक ही रंग लगाते हैं तो हमें एक बहुत ही गलत ट्रेन मिलती है। लेकिन एक बार जब हम उचित छायांकन लगाते हैं, जैसे कि नीचे का भाग गहरा और ऊपर का भाग हल्का बनाना और स्पेक्युलर हाइलाइट्स या चमक जोड़कर, जहां प्रकाश सतह से टकराता है, तो हमें एक वास्तविक काली धातु की ट्रेन मिलती है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे सूर्य आकाश में गति करता है, ट्रेन पर छायांकन दिन भर के समय के बीतने को दर्शाता है और यदि रात हो तो सभा तक की लगभग 30 साल पुराने सुपर मारियो 64 जैसे वीडियो गेम में भी कुछ सरल छायांकन होते हैं, जहां सतहों के रंग दृश्य में प्रकाश और छाया के कारण बदल जाते हैं। तो आइए, मूल विचार यह है कि यदि कोई सतह सीधे किसी प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य की ओर इंगित कर रही है तो उसकी छायांकन अधिक उज्ज्वल होता है, जबकि यदि कोई सतह प्रकाश के लंबवत या उससे दूर है तो उसकी छायांकन अधिक गहरा होता है। त्रिभुज प्रमुख विवरणों को जानना आवश्यक है। पहला, प्रकाश की दिशा और दूसरा, त्रिभुज सतह की दिशा। आइए लोकोमोटिव को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए इसे काले रंग के बजाय चमकीले लाल रंग से रंगें। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, यह ट्रेन 7,62,000 समतल त्रिभुजों से बनी है, जिनमें से कई अलग अलग दिशाओं में हैं। किसी त्रिभुज की दिशा को उसका पृष्ठ अभिलंब कहते हैं, जो त्रिभुज के तल के लंबवत दिशा है। जमीन से बाहर निकले हुए झंडे के खंभे की तरह त्रिभुज की छायांकन की गणना करने के लिए हम दोनों दिशाओं के बीच के कोण का कोसाइन या थीटा लेते हैं। जब सतह प्रकाश की ओर होती है तो कोसाइन थीटा का मान 1 होता है और जब सतह प्रकाश के लंबवत होती है तो यह 0 होता है। इसके बाद हम कोसाइन थीटा को प्रकाश की तीव्रता से गुणा करते हैं और फिर उस त्रिभुज का सही छायांकित रंग प्राप्त करने के लिए पदार्थ के रंग से गुणा करते हैं। यह प्रक्रिया त्रिभुज के RGB मानों को समायोजित करती है और परिणामस्वरूप हमें सतह के उजाले से लेकर अंधेरे तक की एक सीमा मिलती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अलग अलग त्रिभुज प्रकाश की ओर किस प्रकार मुख किए हुए हैं। हालांकि यदि सतह लंबवत है या विपरीत दिशा में है तो हम 0 या ऋणात्मक संख्या का कोसाइन थीटा मान नहीं चाहते, क्योंकि इससे सतह पूरी तरह काली हो जाएगी। इसलिए हम न्यूनतम मान को 0 पर सेट करते हैं और सतह के रंग से गुणा की गई परिवेशी प्रकाश तीव्रता को जोड़ते हैं और इस परिवेशी प्रकाश को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि यह दिन के दृश्यों में अधिक हो और रात में 0 के करीब हो। अंत में जब किसी दृश्य में कई प्रकाश स्रोत होते हैं तो हम यह गणना कई बार विभिन्न प्रकाश दिशाओं और तीव्रता के साथ करते हैं और फिर व्यक्तिगत योगदानों को एक साथ जोड़ते हैं। कुछ से अधिक प्रकाश स्रोतों का होना आपके GPU के लिए कंप्यूटेशन रूप से तीव्र है, इसलिए चिकनी छायांकन बनाने के लिए सतही अभिलंबों का उपयोग करने के बजाय हम आसन्न त्रिभुजों के अभिलंबों के औसत का उपयोग करके परिकलित प्रत्येक शीर्ष के लिए एक अभिलंब का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम त्रिभुज की सतह पर अभिलंबों का एक चिकना प्रवणता उत्पन्न करने के लिए बैरीसेंट्रिक निर्देशांक नामक विधि का उपयोग करते हैं। देखने में यह एक त्रिभुज में 3 अलग अलग रंगों को मिलाने जैसा है,
लेकिन इसके बजाय हम 3 शीर्ष अभिलंब दिशाओं का उपयोग कर रहे हैं। किसी दिए गए खंड के लिए हम प्रत्येक पिक्सेल का केंद्र लेते हैं और उस विशेष पिक्सेल के बैरिसेंट्रिक अभिलंब की गणना करने के लिए पूर्वराष्ट्राइज्ड त्रिभुज के शीर्ष अभिलंबों और निर्देशांकों का उपयोग करते हैं। त्रिभुज में 3 रंगों को मिलाने की तरह इस पिक्सेल का अभिलंब त्रिभुज के 3 शीर्ष अभिलंबों का आनुपातिक मिश्रण होगा। परिणामस्वरूप जब त्रिभुजों के एक समूह का उपयोग एक वक्रीय सतह बनाने के लिए किया जाता है तो प्रत्येक पिक्सेल अभिलंबों के एक प्रवणता का हिस्सा होगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश की ओर मुख किए हुए कोनों का एक प्रवणता बनेगा, जिसमें सतह पर पिक्सेल दर पिक्सेल रंग और चिकनी छायांकन होगा। हम कहना चाहते हैं कि यह वीडियो बनाने में सबसे मजेदार वीडियो में से एक रहा है, क्योंकि हमें वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है और इन अद्भुत ग्राफिक्स को बनाने वाले एल्गोरिदम को देखना हमारे लिए एक खुशी की बात रही है। हमने RDR2 के इस दृश्य पर शोध, लेखन, मॉडलिंग और एनिमेशन बनाने में 540 घंटे से ज्यादा समय बिताया। अगर आप कुछ सेकंड निकालकर लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को किसी दोस्त के साथ शेयर करें और नीचे एक कमेंट लिखें, तो इससे हमें आपकी सोच से कहीं ज्यादा मदद मिलेगी। तो शुक्रिया। अब तक हमने ग्राफिक्स रेंडरिंग पाइपलाइन के मुख्य चरणों को कवर कर लिया है। हालांकि अभी और भी कई चरण और उन्नत विषय हैं। उदाहरण के लिए आप सोच रहे होंगे कि DLSS में रे ट्रेसिंग या डीप लर्निंग सुपर सैंपलिंग इस पाइपलाइन में कहाँ फिट बैठते हैं। रे ट्रेसिंग का इस्तेमाल मुख्य रूप से अत्यधिक विस्तृत दृश्य बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें सटीक रोशनी और परावर्तन होते हैं जो आमतौर पर टीवी और फिल्मों में पाए जाते हैं, और एक फ्रेम को रेंडर करने में दर्जनों मिनट या उससे ज्यादा समय लग सकता है। वीडियो गेम के लिए वस्तुओं की प्राथमिक दृश्यता और छायांकन की गणना उस ग्राफिक्स रेंडरिंग पाइपलाइन का उपयोग करके की जाती है जिसकी हमने चर्चा की थी, लेकिन कुछ वीडियो गेम में रे ट्रेसिंग का उपयोग छाया, परावर्तन और बेहतर प्रकाश व्यवस्था की गणना के लिए किया जाता है। दूसरी ओर DLSS एक कम रिजोल्यूशन फ्रेम लेने और उसे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके 4K फ्रेम तक अपस्केल करने का एक एल्गोरिथम है। इसलिए DLSS को ग्राफिक्स पाइपलाइन में रे ट्रेसिंग द्वारा कम रिजोल्यूशन फ्रेम उत्पन्न करने के बाद निष्पादित किया जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि GPU की नवीनतम पीढ़ी में कंप्यूटेशन संसाधनों या कोर के 3 पूरी तरह से अलग आर्किटेक्चर हैं। CUDA या शेडिंग कोर ग्राफिक्स रेंडरिंग पाइपलाइन को क्रियान्वित करते हैं। रे ट्रेसिंग कोर स्वतः स्पष्ट हैं और फिर DLSS को टेंसर कोर पर चलाया जाता है। इसलिए जब आप रे ट्रेसिंग और DLSS के साथ कोई उच्च स्तरीय वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो आपका GPU एक ही समय में अपने सभी कंप्यूटेशन संसाधनों का उपयोग करता है, जिससे आप 4K गेम खेल सकते हैं और प्रत्येक फ्रेम को 10 मिलीसेकंड से भी कम समय में रेंडर कर सकते हैं। जबकि यदि आप पूरी तरह से CUDA या शेडिंग कोर पर निर्भर होते तो एक फ्रेम में लगभग 50 मिलीसेकंड लगते। इसे ध्यान में रखते हुए रे ट्रेसिंग और DLSS पूरी तरह से अलग विषय हैं, जिनके अपने समान रूप से जटिल एल्गोरिदम हैं, और इसलिए हम अलग अलग वीडियो बनाने की योजना बना रहे हैं जो इन सभी विषय इंजीनियरिंग शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता होगी। यह एजुकेशनल अनुराग है और हम 3D एनिमेशन बनाते हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया को चलाने वाली तकनीक में गहराई से उतरते हैं। अनुराग का दूसरा वीडियो देखें या सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने धन्यवाद।